हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर के लाइफ वर्क्स और कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, उसको आप देख लीजिए। फिर इस सेकंड पार्ट को देखिए। तो चलिए हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है पहले वाले वीडियो में। ये सब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनका लाइफ स्टाइल था। और अगर बात करें तो ये भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, टैगोर्स ट्रैवलिंग एंड अर्ली राइटिंग। तो आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। सबसे पहली हेडिंग हमारी है टैगोर्स लंदन लाइफ। ये लंदन में गए और वहाँ पर इन्होंने कुछ अपना जीवन का हिस्सा बिताया, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन स्पाइट ऑफ टैगोर्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में इनकी रुचि होने के अलावा हिज फादर वांटेड हिज सन टू बिकम अ बैरिस्टर। इनके पिता चाहते थे कि इनका बेटा एक बैरिस्टर बने, एक वकील बने। बैरिस्टर आप वकील कह सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इंटरेस्ट था वो साहित्य में था, साथ ही साथ इनके पिता इनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इन 1878 1878 में ही वॉज गेट एडमिटेड, इनका एडमिशन कराया गया टू ए पब्लिक स्कूल इन ब्रिटेन लंदन। लंदन के एक पब्लिक स्कूल में जो कि ब्रिटेन में था, इनका एडमिशन कराया गया। लंदन एक आप कह सकते हैं बड़ा सिटी है, आप कह सकते हैं लंदन की। और वहाँ पर एक स्थान का नाम है ब्रिटेन, वहाँ पर एक स्कूल है। उसी स्कूल में इनको एडमिट कराया गया, मतलब इनका एडमिशन कराया गया बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन बहुत छोटे समय के बाद, यानी कि कुछ समय इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ही लेफ्ट स्कूल, इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड एन इंडिपेंडेंट स्टडी, और इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन करना शुरू कर दिया, मतलब स्वयं से अध्ययन करना शुरू कर दिया। ही स्टडीड शेक्सपियर्स प्लेज एंड थॉमस ब्राउनीज रिलीजियो मेडिसी। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के कई नाटकों को पढ़ा और थॉमस ब्राउनी, देखिए थॉमस ब्राउन भी इनको बोलते हैं, थॉमस ब्राउनीज रिलीजियो मेडिसी, इनकी एक रचना है थॉमस ब्राउनी की, उसका नाम है रिलीजियो मेडिसी। इनके बारे में भी इन्होंने पढ़ा। दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम द मोस्ट, और इन सारी चीज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही आल्सो रीड रोमांटिक्स एंड विक्टोरियन पोइट्स हु इंस्पायर्ड हिम मोस्ट। इन्होंने रोमांटिक और विक्टोरियन एज के जो कवि थे उनके बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा और बहुत प्रभावित हुए। दे वर वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सैली, टेनिसन एंड ब्राउनिंग। अब जो रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्स थे उनमें कुछ का नाम दिया, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सैली, टेनिसन, ब्राउनिंग, ये सब पोइट्स के नाम हैं। तो इनके बारे में इन्होंने पढ़ा और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये तो इनकी लंदन की लाइफ हो गई। अब टैगोर्स मैरिज लाइफ, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये विश्वास रखते थे यात्रा के दौरान या फिर लोगों के जीवन से जो शिक्षा प्राप्त होती थी, प्रकृति से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती, उसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। स्कूलिंग शिक्षा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, तो इसलिए स्कूल बहुत कम जाते थे। टैगोर्स मैरिज लाइफ, इनका वैवाहिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जान लेते हैं। इन 1880 टैगोर रिटर्न टू बंगाल। 1880 में बंगाल लौटे, यानी लंदन से कहाँ लौट आए 2 साल बाद। 1878 में गए थे और 1880 में बंगाल लौट आए। एंड हैड बीन पब्लिशिंग हिज पोएम्स, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज रेगुलरली। और फिर बंगाल में आने के बाद इन्होंने अपनी कविताओं, अपने उपन्यासों और अपने शॉर्ट स्टोरीज़ को रेगुलर पब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया, पब्लिश करना शुरू कर दिया। टैगोर गॉट मैरिड इन 1883 टू मृणालिनी देवी। इनका विवाह कब हो गया? 1883 में। किससे? मृणालिनी देवी से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी देवी। हु वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, जो उस समय 10 वर्ष की थी। ये मुझे
अब ये इसका मतलब क्या, हु वॉज जस्ट ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, उस समय 10 वर्ष की थी, क्या यही होना चाहिए? मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि यहाँ आफ्टर नहीं लिखा है। चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, शायद 10 वर्ष की ही रही होंगी। लेटर दे हैड 5 चिल्ड्रन, बाद में इनको 5 बच्चे हुए, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इनको 5 बच्चे हुए। बट ओनली 3 ऑफ देम कुड सर्वाइव, लेकिन उनमें से 3 ही जीवित रहे, 2 की डेथ हो जाती है। द पीरियड ऑफ 1891 to 95 इज़ नोन एज द साधना पीरियड ऑफ टैगोर्स लाइफ, यानी कि 1891 से लेकर के और 1895 तक का जो समय काल था उसको हम लोग कहते हैं साधना पीरियड टैगोर्स के जीवन में। दीज ईयर्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, ये जो साल थे, यानी कि ये जो 1891 से 1895 का जो साल था, ये बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर था, बहुत ही उत्पादक वर्ष था। उत्पादक का मतलब इन वर्षों में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारा उत्पादन किया। अब उत्पादन अनाज का नहीं किया था, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का उत्पादन किया था, यानी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, इसलिए हम इसको प्रोडक्टिव ईयर्स बोलते हैं। जैसे ही रोट, इन्होंने लिखा मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज ऑफ द 3 वॉल्यूम्स ऑफ गल्पा गुच्छा, ये 84 कहानियों का एक समूह था गल्पा गुच्छा, इसके इन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे, यानी 3 पुस्तकें आप कह सकते हैं इन्होंने लिखी हैं। मतलब वॉल्यूम्स होती थी, एक अलग अलग सेट होता था पुस्तकों का, उसको वॉल्यूम्स बोलते थे, या आप इसको पार्ट बोल सकते हैं, वॉल्यूम्स मीन्स पार्ट। तो गल्पा गुच्छा जो कि 84 कहानियों का एक संग्रह था, उसके इन्होंने 3 पार्ट्स लिखे। इन दीज स्टोरीज, इन सारी कहानियों में ही पोर्ट्रेड द पैथेटिक कंडीशन एंड पॉवर्टी ऑफ द रूरल बंगाल, इन कहानियों में इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है? पोर्ट्रेट का मतलब वर्णन किया है द पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही दयनीय स्थिति, एंड पॉवर्टी और गरीबी ऑफ रूरल बंगाल, यानी ग्रामीण बंगाल के, ग्रामीण बंगाल में जो दयनीय स्थिति थी लोगों की, जो गरीबी थी, उसी चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है। इन 1998 यहाँ पर 1800 होना चाहिए, ये 19 नहीं 1898 होना चाहिए, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इन 1898 में टैगोर ज्वाइंड हिज फैमिली इन एंसेस्ट्रल स्टेट इन सैलदहा। सैलदहा एक इनके आप कह सकते हैं राजशाही घर का स्थान का नाम था। इनका जो एंसेस्ट्रल स्टेट था, इनका जो पारंपरिक घर था, यानी जैसे होता नहीं पुश्तैनी घर, हमारे पूर्वजों का घर, तो इनका जो एंसेस्ट्रल स्टेट था, इनका जो पुश्तैनी घर था, वो कहाँ था? शैलदहा। शैलदहा जो कि इसमें बांग्लादेश में है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया कब? 1898 में। दियर वहाँ पर टैगोर ओन्ड, टैगोर ने खरीदी ए बोट, एक नाव, वहाँ पर इन्होंने एक नाव खरीदी, नेम्ड पद्मा, जिसका नाम पद्मा था, आल्सो नोन एज बडगैरो, और उसको बडगैरो भी कहते थे, बुडगैरो या बडगैरो। इट वॉज ए लग्जरियस फैमिली बार्च, ये एक बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली नाव थी और परिवार के लिए इन्होंने खरीदी थी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे नहीं जोड़ना चाहिए था, जैसे ये सारी चीज़ें कहीं किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जो काम की चीज़ें, वो है फाउंडेशन ऑफ विश्व भारती शांति निकेतन। इन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। फर्दर आगे टैगोर शिफ्टेड टू शांति निकेतन इन 1901, यानी आगे चलकर ये 1901 में शांति निकेतन में शिफ्ट हो गए। एंड फाउंडेड एन आश्रम, और वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की। दियर वहाँ पर हिज वाइफ डाइड इन 1901, वहाँ पर 1902 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। एंड आल्सो हिज 2 चिल्ड्रन डाइड दियर, और वहीं पर इनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। मैंने बताया था इनके 5 बच्चे थे और 3 ही जीवित रहते हैं, 2 मृत्यु हो जाती है 2 की, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। हिज फादर आल्सो डाइड इन 1905, 1905 में इनके पिताजी की भी डेथ हो गई वहीं पर। एक्चुअली टैगोर वॉज अगेंस्ट क्लासरूम स्कूलिंग, वास्तव में टैगोर
क्लासरूम स्कूलिंग के विरुद्ध थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया जो क्लासरूम यानी जो स्कूल में शिक्षा दी जाती थी उसके ये अगेंस्ट थे, उसके विरुद्ध थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार क्लासरूम स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा इज़ होती है अ पैरेट ट्रेनिंग, एक पैरेट की ट्रेनिंग। जैसे तोता को रटाया जाता है वैसे ही स्कूलों में रटाया जाता है। तो वो कहते थे जो स्कूली शिक्षा होती है वो पैरेट की ट्रेनिंग की तरह होती है। वेयर, जहाँ पर ए बर्ड इज़ केग्ड, जहाँ पर एक पक्षी को कैद कर लिया जाता है, एंड फोर्स, और फोर्स किया जाता है, फेड टेक्स्ट बुक पेजेस, टेक्स्ट बुक के पेज को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, टू डेथ, मौत तक। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इस लाइन का मतलब देखें तो इसका होता है कि मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी कि जो रटा रटा कर एकदम मार डाला जाता है। इनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर सिर्फ रटाया जाता है और कोई चीज़ समझाया नहीं जाता। व्हेन ही विजिटेड सांता बारबरा इन 1917 में, यानी 1917 में कहाँ गए? सांता बारबरा में गए। अब ये कहाँ है? यह है अमेरिका में, एक स्थान का नाम है। अमेरिका का एक सिटी है कैलिफोर्निया, वहीं पर यह स्थान है सांता बारबरा। जब ये 1917 में वहाँ पर गए तो वहाँ पर ही गॉट द आइडिया, इनको आइडिया मिला, ऑफ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के नए तरीके का, यानी पढ़ाने के नए तरीक़ों का इनको एक आइडिया मिला कि कैसे हम पढ़ाएं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये जान गए, पढ़ाने का नया तरीका सीख गए। ही फाउंडेड विश्व भारती इन 1918, 1918 में इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। आल्दो इट वॉज इनैगुरेटेड 3 ईयर्स लेटर, हालांकि इसका उद्घाटन 3 वर्ष बाद किया गया। तो विश्व भारती की स्थापना 1918 में की गई और 3 वर्ष बाद इसका उद्घाटन किया गया। इनैगुरेटेड मीन्स होता है उद्घाटन करना। देयर वॉज अ ब्रह्मचर्य सिस्टम, देयर वॉज अ ब्रह्मचर्य सिस्टम इन द स्कूल, उस स्कूल में, यानी विश्व भारती की स्थापना इन्होंने की थी, उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाया जाता था। पूरी प्रक्रिया ब्रह्मचर्य के अनुसार होती थी। एंड द गुरुज यूज्ड इट टू गाइड देयर स्टूडेंट्स, और वहाँ के जो गुरु होते थे वो अपने छात्रों को गाइड किया करते थे। किस चीज़ के बारे में? इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि भावुक तरीके से पढ़ाते थे। इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, बौद्धिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से स्टूडेंट को स्ट्रांग बनाते थे। यानी ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी। इमोशनल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन वहाँ पर पढ़ाई जाती थी। द टीचिंग वॉज डन अंडर द ट्रीज, जो टीचिंग कराई जाती थी वो पेड़ों के नीचे कराई जाती थी, यानी कि पढ़ाया कहाँ जाता था? पेड़ों के नीचे। टैगोर कंट्रीब्यूटेड हिज नोबेल प्राइज मनी टू शांति निकेतन, नोबेल प्राइज़ इनको पुरस्कार मिला था तो उसके साथ में इनको कुछ पैसा मिला था टैगोर जी को, वो सारे पैसे को इन्होंने शांति निकेतन में लगा दिया। वही है टैगोर कंट्रीब्यूटेड, टैगोर ने योगदान दे दिया, हिज नोबेल प्राइज़ मनी, अपने नोबेल प्राइज़ के साथ मिलने वाले मनी को टू शांति निकेतन, शांति निकेतन में सारा एक प्रकार से न्यौछावर कर दिया जो भी पैसा इनको मिला था। ही यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स एज वेल एज यूज्ड टू राइट टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, ये टैगोर जी शांति निकेतन में अपने बच्चों को पढ़ाया भी करते थे और साथ ही साथ उनके लिए कुछ किताबें भी लिखा करते थे। ही मेड शांति निकेतन अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड एज वेल एज मेड इट अ सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, इन्होंने शांति निकेतन को एक ब्रिज के रूप में बिल्ड किया, यानी एक ब्रिज बना दिया। और वो ब्रिज किसको किसको कनेक्ट करता था? संसार और भारत को, यानी एक तरफ भारत और एक तरफ संसार यानी वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला ब्रिज था इनका शांति निकेतन। एज वेल एज, और साथ ही साथ मेड इट ए सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अध्ययन के लिए एक प्रकार से सेंटर बन गया था। यानी कि जो आप कह सकते हैं कला के सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, भूगोल, संस्कृति, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन का वो केंद्र बन गया था शांति निकेतन। फिर है ही फंडरेज्ड फॉर द स्कूल इन यूरोप एंड द यूएसए, फंडरेज्ड का मतलब होता है चंदा इकट्ठा करना।
ही फंडरेज्ड, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए, इन यूरोप एंड यूएसए, यूरोप और यूएसए में, यानी यूरोप और यूएसए में जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने चंदा इकट्ठा किया ताकि स्कूल खोलें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन, मैंने आपको बताया था विश्व भारती की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1918 में, और मैंने बताया था उसका उद्घाटन 3 वर्ष बाद किया गया, तो 3 वर्ष बाद ही उसका नाम बदल के शांति निकेतन कर दिया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। इन 1921 1921 में श्री निकेतन, यहाँ पर श्री निकेतन लिखा है, श्री निकेतन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय टैगोर, यानी कि 1921 में श्री निकेतन की स्थापना की गई टैगोर के द्वारा, एंड लियोनार्ड एमहर्स्ट, और लियोनार्ड एमहर्स्ट के द्वारा, यानी 2 लोगों ने मिलकर श्री निकेतन की स्थापना की। एक थे टैगोर जी और दूसरे एक अंग्रेज़ थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, लियोनार्ड एमहर्स्ट, इन्होंने की थी। थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्थान के माध्यम से टैगोर ने मजबूत किया गांधी स्वराज प्रोटेस्ट, गांधी जी के स्वराज विरोध को, अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के खिलाफ वो कर रहे थे, यानी गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को कहीं ना कहीं इसने मजबूती प्रदान की। किसने? टैगोर जी ने। फिर है ही आल्सो लेक्चर्ड अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, टैगोर जी ने जाति भेदभाव के ऊपर भी, यानी उसके खिलाफ भी लेक्चर दिया, एंड अनटचबिलिटी, और जो छुआछूत की भावना थी उस पर भी इन्होंने लेक्चर दिया। ही ओपन द गुरुवायूर टेम्पल, इन्होंने गुरुवायूर मंदिर की स्थापना की फॉर दलितों के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दलितों के लिए गुरुवायूर मंदिर की स्थापना भी की। फिर यहाँ टैगोर्स लेटर ईयर्स एंड हिज फॉरेन टूर, बाद के इनके कुछ वर्ष हैं और इनकी कुछ विदेशी दौरे भी हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन लेटर्स ईयर्स, बाद के वर्षों में, टैगोर विजिटेड मैनी कंट्रीज, टैगोर ने बहुत सारे देशों की यात्राएं की। ही वॉज एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एक प्रकार से इनको हम अनाधिकारिक एम्बेसडर कह सकते हैं, यानी दूत कह सकते हैं इंडिया के। अनऑफिशियल मतलब अनाधिकारिक, क्योंकि ऑफिशियल तो इनकी नियुक्ति हुई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको एक भारतीय राजदूत भी कह सकते हैं इंडिया का, बिकॉज क्योंकि ओनली हिज प्रेजेंस एंड स्पीच वर यूज टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके जो प्रेजेंस होते थे, इनका जो तर्क होता था, एंड इनकी जो स्पीच यानी इनका जो भाषण होता था, वर यूज टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रसिद्धि को बढ़ाता था। प्रेस्टीज का मतलब प्रसिद्धि और भारत का मतलब इंडिया, इंक्रीज का मतलब बढ़ाता था। तो ये जो भाषण देते थे, जो तर्क देते थे विश्व में जाकर के, उससे भारत का नाम होता था, तो इसलिए हम इनको भारत का दूत भी बोल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि हिज इन्वॉल्वमेंट वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स, हालांकि ये पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थे, बट ही हैड गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इनके संबंध जो थे वो महात्मा गांधी जी के साथ और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत अच्छे थे। हालांकि ये पॉलिटिकल नेता नहीं थे कोई। ग्रेजुअली विद द टाइम, धीरे धीरे समय के अनुसार, ही बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल एज वेल एज लीजेंडरी फिगर, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और लीजेंडरी फिगर बन गए, यानी जाने माने व्यक्ति बन गए, लीजेंड बन गए। फिर है टैगोर्स लास्ट ईयर्स एंड डेथ, इनका अंतिम समय और इनकी मृत्यु। इन हिज लास्ट 5 ईयर्स, अपने अंतिम 5 वर्षों में, ही सफ़र्ड फ्रॉम क्रोनिक पेन, ये एक पुराने दर्द से परेशान थे, यानी अपने अगले 5 वर्षों में, अंतिम 5 वर्षों में ये एक पुराने दर्द से परेशान रहे, एंड लॉन्ग इलनेस, और इनकी एक पुरानी बीमारी भी थी उससे भी ये परेशान रहे, एंड डाइड ऑन 7 अगस्त 1941, और 17 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हो गई, ऑफ एज ऑफ द 80, यानी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की एज में 1941 में 7 अगस्त को इनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई? इन द रूम ऑफ जोरासंको मैंसन वेर ही हैड ग्रोन अप, जहाँ इनका जन्म हुआ था जोरासंको महल में, वहीं पर इनकी डेथ भी हो गई।
टैगोर्स अवार्ड, अब टैगोर ने कुछ पुरस्कार जीते हैं वो भी बता देते हैं, इनकी जो उपाधियां हैं या इनके पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। टैगोर गॉट मैनी अवार्ड्स, बहुत सारे पुरस्कारों को इन्होंने जीता। इन 1913 1913 में गॉट द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, आप सभी लोग जानते हैं। इन 1915 ही गॉट नाइटहुड ऑनर बाय द किंग जॉर्ज फिफ्थ, यानी कि जॉर्ज 5 थे, इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी। जैसे इंग्लैंड में बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे लॉर्ड की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड की, तो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी बट रिनाउंस्ड, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया द अवार्ड, इस उपाधि को, आफ्टर द जलियांवाला बाग हत्याकांड मैस्कर इन 1990, यानी 1919 में आप सभी लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी गुस्से में आकर के। अब यहाँ पर टैगोर की कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रखिए क्योंकि रचनाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैंने लगभग आपको सब कुछ पढ़ा दिया इनके बारे में। जैसे पोइट्री है, इनके कुछ कविताएं हैं, जैसे मनाशी, गीतांजलि, गीतमाल्य और सोनार तारी, बालका, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि कविताएं हैं। फिक्शन अगर हम बात करें, उपन्यास की बात करें, जैसे गोरा, घारे बहरे एंड योगा योग, ये सारी हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, जैसे काबुलीवाला, ये आपने पढ़ा होगा कविता, शायद क्लास 6 में है। फिर होम कमिंग आपने पढ़ा होगा, द नाइट एंड द स्केल्टन, ये भी इनकी शॉर्ट स्टोरी है। इनके ड्रामा की बात करें तो जैसे वाल्मीकि प्रतिभा, काल मृग, विसर्जन, चित्रंगद और चंडालिका, और फिर यहाँ पर है मुक्तधारा एंड डाकघर, ये इनकी कुछ नाटकें हैं। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ और लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। टैगोर ऑल द नॉवेल्स वर रिटन इन बंगाली बट 3 नॉवेल्स, द रेक 1921, गोरा 1923 एंड द होम एंड द वर्ड 1919 वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। मतलब इनकी बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं वो बंगाली में लिखी गई हैं, मतलब इनकी सारी नॉवेल्स बंगाली में लिखी गई हैं, लेकिन इनकी जो 3 उपन्यास हैं, 3 नॉवेल्स हैं, एक है द रेक और द होम, फिर है गोरा और द होम एंड द वर्ड, ये जो 3 रचनाएं हैं, 3 उपन्यास हैं, इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ा है क्योंकि आपका जो टाइम है वो बचे और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया है। हालांकि आपको सब समझ में आया होगा, और अभी भी अगर आपको लगता है कुछ मैंने छोड़ दिया तो मुझे भी वही लगता है, लेकिन वो अलग से अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। जैसे कि पोइट्री के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा अलग से डिटेल में, या फिर नॉवेलिस्ट के रूप में इनका क्या योगदान रहा, ये सब डिटेल में पूछा जाता है कभी कभी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी करा दूंगा। फ़िलहाल मैंने जितना बताया ये बहुत है, ज़्यादातर लॉन्ग में ऐसे ही पूछा जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में, यानी भारतीय साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान था, बस आपको यही सारी चीज़ें लिख देनी, इसी में से बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।